बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 31 तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो मेरे पिछले अध्याय को नहीं देखे हैं वे मेरे चैनल पर जाके पिछले अध्याय को देखें। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। जैसा थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। जैसा कि तुम जानते हो, मानव शरीर में बहुत से अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जैव स्थिरता सम अवस्था बनने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक है। समन्वयता एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है एवं एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। उदाहरण अर्थ, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता में भी वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर एवं वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। जब शारीरिक व्यायाम बंद कर देते हैं तो तंत्रिकीय क्रियाएं, फुफ्फुस, हृदय, रुधिर वाहिनियाँ, वृक्क एवं अन्य अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो जाते हैं। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तंत्रिकीय तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। इस अध्याय में आप मनुष्य के तंत्रिकीय तंत्र एवं तंत्रिकीय समन्वय की क्रियाविधि जैसे तंत्रिकीय आवेग का संचरण, आवेग का सिनेप्स से संचरण तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं की कार्यकी का अध्ययन करेंगे। अब है 21.1 का तंत्रिकीय तंत्र। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यह विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है तथा इनका संचरण करती है। अब है आगे निम्न अकशेरुकीय प्राणियों में तंत्रिकीय संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। उदाहरण अर्थ, हाइड्रा में यह तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है। कीटों का तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है। यह मस्तिष्क, अनेक गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकीय ऊतकों का बना होता है। कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अब है 21.2 का मानव का तंत्रिकीय तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा ख परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित हैं, जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, असंवेदी या अभिवाही व चालक या प्रेरक या अपवाही। संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतक या अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तक तथा चालक अभिवाही तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक या अंगों तक पहुंचाती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों एवं चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र व परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। अब वही है परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक वही
अतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। इसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिकाएं या तंत्रिका तंतु गुच्छिकाएं एवं जालिकाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग अतरंगों तक तथा अतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संचरित होते हैं। अब है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर लिया जाए। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना जो 3 भागों से मिलकर बनती है: कोशिकाएं, दुर्माक्ष एवं तंत्रिकाक्ष। कोशिकाएं में कोशिका द्रव एवं प्रारूपिक कोशिकांग एवं विशेष दानेदार अंगक निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। छोटे तंतु जो कोशिकाएं से परिवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं तथा जिनमें निसेल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, दुर्माक्ष कहलाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिकाएं की ओर भेजते हैं। एक तंत्रिका कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है। इसका दूरस्थ भाग शाखित एवं प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर लड़ीनुमा संरचना सिनेप्टिक नोड जिसमें सिनेप्टिक कुटिकाएं होती है। इसमें रसायन न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकीय आवेगों को कोशिकाएं से दूर सिनेप्स पर अथवा तंत्रिकीय पेशीय संधि पर पहुंचाते हैं। तंत्रिकाक्ष तथा दुर्माक्ष की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स को 3 समूहों में बांटते हैं, जैसे बहुध्रुवीय (एक तंत्रिकाक्ष एवं 2 या अधिक दुर्माक्ष युक्त जो पर मस्तिष्क वलकुट में पाए जाते हैं) ब्रैकेट बंद, तथा द्विध्रुवीय (एक तंत्रिकाक्ष एवं 1 दुर्माक्ष जो दृष्टिपटल में पाए जाते हैं) ब्रैकेट बंद। तंत्रिकाक्ष 2 प्रकार के होते हैं: आच्छादी, आच्छादहीन। आच्छादित तंत्रिका तंत्र श्वान कोशिका से ढके रहते हैं जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती है। माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं जिन्हें रेनिवियर के नोड कहते हैं। आच्छादित तंत्रिका तंत्र मेरु एवं कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। आच्छादहीन तंत्रिका तंत्र भी श्वान कोशिका से घिरे रहते हैं लेकिन वे एक्सॉन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते हैं। सामान्यतः स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। पिक्चर है, देख लीजिए। तंत्रिका कोशिका की संरचना है। तो ये सिनेप्टिक ये पुटिकाएँ हैं, ये तंत्रिका सिरा रेनिवियर के नोड है, माइलिन आवरण है, तंत्रिकाक्ष है, और ये श्वान कोशिका है ये वाला, और एक केंद्रक है, ये कोशिकाएँ है। निसेल ग्रेन्यूल दिखाते हैं कहाँ, निसेल ग्रेन्यूल ये है और ये है दुर्माक्ष। चलिए हो गया। अब तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति एवं संचरण के बारे में पढ़ेंगे। उसी में एक है तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं क्योंकि उनकी झिल्ली उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। क्या आप जानते हैं यह झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है? विभिन्न प्रकार के आयन पथ या चैनल तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य है। जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते हैं, जैसे कि विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयंस की तुलना में पोटेशियम आयंस तथा क्लोराइड आयंस के लिए अधिक पारगम्य होती है। इसी प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटोकॉल में भी अपारगम्य होती है। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव में K+ तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा Na+ की निम्न सांद्रता के कारण सांद्रता प्रवणता बनती है। झिल्ली पर पाई जाने वाली इस और जूम ठीक है। झिल्ली में पाई जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। इस पंप द्वारा प्रति चक्र 3Na+ बाहर की ओर एवं 2K+ कोशिका में प्रवेश करते हैं। परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष की झिल्ली को बाहरी सतह धन आवेशित जबकि आंतरिक सतह ऋण आवेशित हो जाती है, इसलिए यह ध्रुवित हो जाती है। विराम स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर
को विराम कला विभव कहते हैं। क्या आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तंत्रिका अक्ष पर तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति एवं उसका संचरण किस प्रकार होता है? जब किसी एक स्थान पर ध्रुवित झिल्ली पर आवेग होता है, चित्र 21.2 का उदाहरण, तब ए स्थल की ओर स्थित झिल्ली Na+ के लिए मुक्त पारगम्य हो जाती है, जिसके फलस्वरूप Na+ तीव्र गति से अंदर जाते हैं और एक सतह पर विपरीत ध्रुवता हो जाती है, अर्थात झिल्ली की बाहरी सतह ऋणात्मक आवेशित तथा आंतरिक सतह धनात्मक आवेशित हो जाती है। ये स्थल पर झिल्ली का विपरीत ध्रुवता होने से विध्रुवीकरण हो जाता है। ये झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाता है, जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है। आप देखिए, एक तंत्रिकाक्ष में तंत्रिका आवेग का संचरण प्रदर्शित करते हुए आरेख Na+ गया, यहाँ दिखाया हुआ, आगे पढ़ेंगे। यहाँ से ऐसे आयन पास होता है आगे। तंत्रिकाक्ष में से कुछ आगे जैसे स्थान B, झिल्ली की बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश तथा आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है। परिणाम स्वरूप A स्थल से B स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग का संचरण होता है, अतः स्थान A पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समानांतर क्रम का पुनरावर्तन होता है और आवेग का संचरण होता है। उद्दीपन द्वारा प्रेरित Na+ के लिए बढ़ी पारगम्यता क्षणिक होती है, उसके तुरंत पश्चात K+ की प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों के भीतर K+ झिल्ली के बाहरी ओर प्रसारित होती है और उद्दीपन के स्थान पर विराम विभव का (ब्रैकेट में) पुनः संग्रह करता है तथा तंतु आगे के उद्दीपनों के लिए एक बार फिर उत्तरदायी हो जाते हैं। फिर अब आवेगों का संचरण। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनैप्सिस द्वारा होता है। एक सिनैप्सिस का निर्माण पूर्व सिनैप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनैप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनैप्टिक दरार द्वारा विभक्त हो जाती है या नहीं भी। सिनैप्स दो प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनैप्स एवं रासायनिक सिनैप्स। विद्युत सिनैप्स पर पूर्व और पश्च सिनैप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियाँ एक दूसरे के समीप होती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह सिनैप्सिस से होता है। विद्युतीय सिनैप्सिस से आवेगों का संचरण एक तंत्रिकाक्ष से आवेग के संचरण के समान होता है। विद्युतीय सिनैप्सिस से आवेग का संचरण रासायनिक सिनैप्सिस से संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है। हमारे तंत्र में विद्युतीय सिनैप्सिस बहुत कम होते हैं। रासायनिक सिनैप्स पर पूर्व एवं पश्च सिनैप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियाँ द्रव से भरे अवकाश द्वारा पृथक होती है, जिसे सिनैप्टिक दरार कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार पूर्व सिनैप्टिक आवेग सक्रिय विभव का संचरण सिनैप्टिक दरार से पश्च सिनैप्टिक न्यूरॉन तक करते हैं? सिनैप्सिस द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर या तंत्रिका संचारी कहलाने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं। तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित आश्रय पुटिकाएँ तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती है। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुँचता है, यह सिनैप्टिक पुटिका की गति को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है, जहां वे प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं को सिनैप्टिक दरार में मुक्त कर देते हैं। मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्च सिनैप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं और उसमें आयनों के आगमन से पश्च सिनैप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हुआ यह नया विभव उत्तेजक या अवरोधक हो सकता है। पिक्चर देख लीजिए। तंत्रिकाक्ष सिरा एवं सिनैप्स को प्रदर्शित करते हुए, तो ये तंत्रिका संचारी है, ये ग्राही है, यह पश्च सिनैप्टिक झिल्ली है, ये सिनैप्टिक दरार है, यह पूर्व सिनैप्टिक झिल्ली है, सिनैप्टिक आशय है,
यह तंत्रिकाक्ष सिरा है, यह तंत्रिकाक्ष है। अब है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो ऐसा जूम कर लिया जाए। मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मानव मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश एवं नियंत्रण तंत्र है की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे फेफड़ा, हृदय, वृक्क आदि, तापमान नियंत्रण है। उसके बाद भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की क्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। अब है मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित होती है। खोपड़ी के भीतर कपालीय मेनिंजेज से घिरा होता है, जिसकी बाहरी परत ड्यूरामीटर, बहुत पतली मध्य परत एरेक्नॉइड और एक आंतरिक परत पाया मेटर ब्रैकेट जो कि मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में होती है कहलाती है। मस्तिष्क को 3 मुख्य भाग में विभक्त किया जा सकता है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। अब है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस का बना होता है। सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग बनाता है। एक गहरी लंबवत गिदड़ प्रमस्तिष्क को 2 भागों दाएं एवं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवृत करती है जिसे प्रमस्तिष्क वल्कुट कहते हैं तथा यह निश्चित गर्तों में बदल जाती है। प्रमस्तिष्क वल्कुट को इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव्य कहा जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। प्रमस्तिष्क वल्कुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं जो स्पष्टता न तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं न ही संवेदी। ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं जो तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतर्संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस पथ के रेशे माइलिन अक्षत से आवृत रहते हैं जो कि मस्तिष्क गोलार्धों का आंतरिक भाग बनाते हैं। ये इस परत को सफ़ेद अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं। पिक्चर दिया हुआ है, देख लीजिए। मानव मस्तिष्क का सममिति परिधि या सेजिटल काट, उसमें देखिए सबसे ऊपर प्रमस्तिष्क गोलार्ध दिया हुआ है। उसके बाद उसमें कॉर्पस कैलोसम दिया हुआ है और फिर देखिए अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आता है। ये थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, और फिर यहाँ मध्य मस्तिष्क है उसी के बगल में। फिर पश्च मस्तिष्क में पोन्स आता है, अनुमस्तिष्क आता है, फिर मेडुला आता है और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु है। यहाँ प्रमस्तिष्क तरल नलिका है इसी में, देखिए। यह कॉर्पस कैलोसम हम पहले ही देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जिसे श्वेत द्रव कहते हैं। प्रमस्तिष्क थैलेसम नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। वही थैलेसम, हाइपोथैलेमस, वही थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा भाग हाइपोथैलेमस स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंत्रण करते हैं। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती है जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्रावन करती है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी अंगों जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस
आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है, जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करता है। अब है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस या हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है। ये नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क की ऊपरी भाग 4 लोब नुमा भारों का बना होता है, जिन्हें कर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। अब है प्रमस्तिष्क मतलब पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क पोन्स अनुमस्तिष्क और मध्यांश या मेडुला ऑब्लोंगेटा का बना होता है। पोन्स रेसेनुमा पथ का बना होता है, जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है, जो न्यूरॉन्स की अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मध्यांश में श्वसन, हृदय, परिसंचारी प्रतिवर्तन और पाचक रसों का स्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। मध्य मस्तिष्क पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क स्तंभ के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संयोजन स्थापित करता है। अब प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप। जब हमारे शरीर का कोई अंग अत्यधिक गर्म, ठंड, नुकीली वस्तु या जहरीले अथवा डरावने जानवर के संपर्क में आता है, तो उस अंग को अचानक हटा लिए जाने को आपने अनुभव किया होगा। अनुभव की संपूर्ण क्रियाविधि एक अनैच्छिक क्रिया है, जो कि परिधीय तंत्रिकीय उद्दीपन के फलस्वरूप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग विशेष की अनुपस्थिति में होती है। वही प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रिया पथ अभिवाही न्यूरॉन या ग्राही और अपवाही न्यूरॉन या प्रभावक के उत्तेजक, जो कि निश्चित क्रम में लगे होते हैं, से बना होता है। अभिवाही न्यूरॉन संवेदी अंगों से संकेत ग्रहण करके पृष्ठ तंत्रिकीय मूल के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आवेगों का संप्रेषण करता है। प्रभावक या प्रेरक न्यूरॉन तब संकेतों को प्रभावी अंगों तक पहुंचाती है। इस प्रकार उद्दीपन एवं प्रतिवर्ती क्रिया मिलकर प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करते हैं, जैसा कि दी गई रिफ्लेक्स में प्रदर्शित किया गया है। नी जर्क रिफ्लेक्स क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए 21.5 का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। देख लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया नी जर्क रिफ्लेक्स का रेखीय प्रदर्शन है। तो देखिए यहाँ मांसपेशी ग्राही है अभवाही पथ द्वारा पृष्ठ मूल गुच्छिका, ये श्वेत द्रव है, धूसर द्रव है, अंतराल तंत्रिका कोशिका है, ये प्रेरक अपवाहित तंत्रिका कोशिका है। तो इसके द्वारा देखिए अपवाही पथ द्वारा ऊपर भी नीचे भी प्रेरक अंत्य पट्टिका या प्रभारक कृष्णोद्दीपन प्रतिक्रिया, यही उद्दीपन आँख वाला लेकर सटाया गया है। अब आ गया है संवेदिक अभिग्रहण एवं संसाधन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको वातावरण के परिवर्तन की पहचान किस प्रकार होती है? आप किस प्रकार किसी वस्तु एवं उसके रंग को देख पाते हैं? कैसे आप ध्वनि को सुनते हैं? संवेदी अंग सभी प्रकार का वातावरणीय बदलावों को पता लगाकर समुचित संदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेजते हैं, जहां सभी अंतर्क्रियाएं संचालित एवं विश्लेषित की जाती है। इसके बाद संदेशों को मस्तिष्क के विभिन्न भागों या केंद्रों तक भेजा जाता है। इस प्रकार आप वातावरणीय बदलावों को अनुभव करते हैं। हम वस्तुओं को अपनी नासिका द्वारा सूंघते हैं, जीभ द्वारा स्वाद की पहचान करते हैं, कान द्वारा सुनते हैं तथा नासिका द्वारा सुनते हैं तथा आँखों द्वारा देखते हैं। नासिका में श्लेष्म आवरण युक्त संवेदन ग्राही होते हैं, जो गंध का संवेदन करते हैं। इन्हें घ्राण ग्राही कहते हैं। ये घ्राण उपकला से बने होते हैं, जिनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है:
घ्राण कला की तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स बाह्य वातावरण से सीधे एक जोड़ी सेम के आकार के अंग में विस्तारित होते हैं। इन्हें घ्राण बल्ब कहते हैं। घ्राण बल्ब मस्तिष्क का पदाधार तंत्र का विस्तारण है। नसिका या घ्राणांग तथा जीभ दोनों ही विलेय रसायनों की पहचान करते हैं। स्वाद या रस संवेदन तथा घ्राण या गंध के रासायनिक संवेदन क्रियात्मक रूप से समान है तथा परस्पर संबंधित है। जीभ स्वाद कलिकाओं द्वारा स्वाद की पहचान करती है। स्वाद कलिकाओं में रसग्राही होते हैं। आहार अथवा पेय पदार्थों के प्रत्येक स्वाद के साथ मस्तिष्क स्वाद कलिकाओं से प्राप्त विभेदक निवेश का समाकलन करता है और एक सुरुचिकर अवगम या अनुभव होता है। नीचे दिए गए भागों में आँख या देखने हेतु संवेदी अंग और कान सुनने हेतु संवेदी अंग की संरचना और क्रियाविधि से आपका परिचय करवाया जाएगा। अब है नेत्र 21.6 का 1। हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थि गर्तिक जिसे नेत्र कोटर कहते हैं में स्थित होते हैं। मानव नेत्र की संरचना और कार्य का संक्षिप्त विवरण अगले भाग में दिया गया है। नेत्र के भाग। वयस्क मनुष्य के नेत्र लगभग गोलाकार संरचना है। नेत्र की दीवारें 3 परतों की बनी होती है। बाहरी परत घने संयोजी ऊतकों की बनी होती है जिसे स्क्लेरा या श्वेत पटल कहते हैं। चित्र 21.6 में देखें। अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। मध्य परत कोरॉइड या रक्त पटल में अनेक रक्त वाहिनियां होती है और यह हल्के नीले रंग की दिखती है। नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर कोरॉइड की परत पतली होती है लेकिन यह अग्रभाग में मोटी होकर पश्चाभ काय बनाती है। नेत्र के भागों को प्रदर्शित करते हुए चित्र का चाप द्रव है, ये फोविया है, ये अंध बिंदु है, ये दृक् तंत्रिका है, ये मध्य पटल या रेटिना है, ये श्वेत पटल है, ये रेटिना या दृष्टि पटल है अंदर वाला, ये आइरिस है, ये लेंस है बीच वाला, ये यहाँ एक्वस चैम्बर या जलीय काष्ठ है, ये कॉर्निया है आगे वाला, ये पश्चाभ काय है। चलिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। पश्चाभ काय आगे की ओर निरंतरता बनाते हुए वर्णक युक्त और अपारदर्शी संरचना आइरिस बनाती है जो कि आँख का रंगीन देखने योग्य भाग होता है। नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी क्रिस्टलीय लेंस होता है जो कि तंतुओं द्वारा पश्चाभ काय से जुड़ा रहता है। लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल के घेरे को नियंत्रण आइरिस के पेशी तंतु करते हैं। आंतरिक परत रेटिना दृष्टि पटल कहलाती है और यह कोशिकाओं को 3 तंत्रिकीय परतों से बनी होती है अर्थात अंदर से बाहर की ओर गुच्छिका कोशिका, द्विध्रुवीय कोशिका, प्रकाशग्राही कोशिकाएं। प्रकाशग्राही कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, शलाका और शंकु। इन कोशिकाओं में प्रकाश संवेदी प्रोटीन प्रकाशीय वर्णक होता है। दिन की रोशनी में देखना या प्रकाश अनुकूली और रंग देखना शंकु के कार्य हैं तथा स्कोटोपिक या तिमिरा अनुकूलित दृष्टि शलाका का कार्य है। शलाकाओं में बैंगनी लाल रंग का एक प्रोटीन रोडोप्सिन या दृष्टि बैंगनी होता है जिसमें विटामिन ए का उत्पन्न होता है। मानव नेत्र में 3 प्रकार के शंकु होते हैं जिनमें कुछ विशेष प्रकाश वर्णक होते हैं जो कि लाल, हरे और नीले प्रकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं। विभिन्न प्रकार के शंकुओं और उनके प्रकाश वर्णकों के मेल से अलग अलग रंगों के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। जब इन शंकुओं को समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है तो सफ़ेद रंग के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। अब है दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका नेत्र तथा दृष्टि पटल को नेत्र गोलक के मध्य तथा जो थोड़ी पश्च ध्रुव के ऊपर छोड़ती है तथा रक्त वाहिनी यहाँ प्रवेश करती है। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती अतः इसे अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु के पार्श्व में आँख के पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक बिंदु होता है।
जिसे मैकुला लुटिया कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जिसके केंद्र में एक गर्त होता है जिसे फोविया कहते हैं। फोविया रेटिना का पतला भाग होता है जहाँ केवल शंकु संघनित होते हैं। यह वह बिंदु है जहाँ दृष्टि क्रियाएं दिखाई देना अधिकतम होती है। कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैम्बर या जलीय कोष्ठ कहते हैं, जिसमें पतला जलीय द्रव नेत्रोद होता है। लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को कचाप या द्रव कोष्ठ कहते हैं और यह पारदर्शी द्रव कचाप द्रव कहलाता है। अब देखने की प्रक्रिया। दृश्य तरंग दैर्ध्य में प्रकाश किरणें को कॉर्निया एवं लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने पर शलाकाओं एवं शंकु में आवेग उत्पन्न होते हैं। यह पहले इंगित किया जा चुका है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक या प्रकाश वर्णक ओप्सिन ब्रैकेट एक प्रोटीन और रेटिनल ब्रैकेट विटामिन ए का एल्डिहाइड से बने होते हैं। प्रकाश ओप्सिन से रेटिनल के अलगाव को प्रेरित करते हैं। फलस्वरूप ऑप्सिन की संरचना में बदलाव आता है तथा यह झिल्ली को पारगम्यता में बदलाव लाता है। इसके परिणाम स्वरूप विभवांतर प्रकाशग्राही कोशिका में संचरित होती है तथा एक संकेत की उत्पत्ति होती है जो कि गुच्छिका कोशिकाओं में द्विध्रुवीय कोशिकाओं द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न करता है। इन सक्रिय विभव के आवेगों का दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क के दृष्टि वल्कुट क्षेत्र में भेजा जाता है जहां पर तंत्रिकीय आवेगों की विवेचना की जाती है और छवि को पूर्व स्मृति एवं अनुभव के आधार पर पहचाना जाता है। अब कर्ण। कर्ण दो संवेदी क्रियाएं करते हैं, सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से कर्ण को तीन मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है: बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण पिन्ना या ऑरिकुला तथा बाह्य श्रवण गुहा का बना होता है। पिक्चर देख लेते हैं। कर्ण का आरेखीय दृश्य से बाह्य कर्ण है ये बाह्य श्रवण नलिका है। ये टेम्पोरल अस्थि है, मैलियस इंकस स्टेपिज है। ये स्टेकियन नलिका है, कोक्लिया तंत्रिका है। अब चलते हैं आगे। पिन्ना वायु में उपस्थित अतरंगों को एकत्र करता है जो ध्वनि उत्पन्न करती है। बाह्य श्रवण गुहा कर्णपटह झिल्ली तक भीतर की ओर जाती है। पिन्ना तथा मीटस में कुछ महीन बाल और मोम स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती है। कर्णपटह झिल्ली संयोजी ऊतकों की बनी होती है जो बाहरी ओर त्वचा से और अंदर श्लेष्मा झिल्ली से आवृत होती है। मध्य कर्ण तीन अस्थिकाओं से बना होता है जिन्हें मैलियस इंकस स्टेपिज कहते हैं। ये एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़ी रहती है। मैलियस कर्णपटह झिल्ली से और स्टेपिज कोक्लिया की अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है। कर्ण अस्थिकाएं ध्वनि तरंगों को अंतःकर्ण तक पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाती है। यूस्टेकियन नलिका मध्य कर्ण गुहा को फेरिंक्स से जोड़ती है। यूस्टेकियन नलिका कर्ण पटह के दोनों ओर दाब को समान रखती है। द्रव से भरा अंतःकर्ण लेबिरेंथ कहलाता है जो कि अस्थिल और झिल्ली नुमा लेबिरेंथ से बना होता है। अस्थिल लेबिरेंथ वाहिकाओं की एक श्रृंखला होती है। इन वाहिकाओं के भीतर झिल्ली नुमा लेबिरेंथ होता है जो कि परिलसिका द्रव से घिरा रहता है, किंतु झिल्ली नुमा लेबिरेंथ एंडोलिफ नामक द्रव से भरा रहता है। लेबिरेंथ के घुमावदार भाग को कोक्लिया कहते हैं। कोक्लिया को दो झिल्लियों द्वारा तीन कक्षों में विभक्त किया जाता है जिन्हें बेसिलर झिल्ली और राइजनर्स झिल्ली कहते हैं। ऊपरी कक्ष को स्केला वेस्टिब्यूली, मध्य कक्ष को स्केला मीडिया और निचले कक्ष को स्केला टिम्पेनी कहते हैं। स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला टिम्पेनी परिलसिका द्रव से तथा स्केला मीडिया अंतरलसिका द्रव से भरा होता है। कोक्लिया के नीचे स्केला वेस्टिब्यूली अंडाकार खिड़की में समाप्त होती है जबकि स्केला टिम्पेनी गोलाकार खिड़की में समाप्त होती है। ऑर्गन ऑफ किटोई
आधारीय झिल्ली पर स्थित होता है, जिसमें पाई जाने वाली रोम कोशिकाएं श्रवणग्राही के रूप में कार्य करती है। रोम कोशिका आर्गन ऑफ किटोई की आंतरिक सतह पर श्रृंखला में पाई जाती है। रोम कोशिका के आधारीय भाग अविवाहित प्रत्येक रोम कोशिका के ऊपरी भाग से कई स्टीरियोसिलिया प्रवर्त निकलता है। रोम कोशिकाओं की श्रृंखला के ऊपर पतली लचीली टेक्टोरियल झिल्ली होती है। पिक्चर देख लेते हैं। कोकिलिया के काट का दृश्य। स्केला मीडिया ऑर्गन ऑफ किटोई ये है, और स्केला वेस्टिब्यूली ये है। ये टेक्टोरियल झिल्ली है। स्केलॉक टेम्पेनी है, ये आधार झिल्ली है। ये स्केला मीडिया, ये राइडनर्स झिल्ली। अब चलते हैं। अंतःकर्ण में कोकिलिया के ऊपर जटिल तंत्र वेस्टिब्यूलर तंत्र भी होता है। वेस्टिब्यूलर तंत्र 3 अर्धचंद्राकार नलिकाओं और ऑटोलिस से बना होता है। ब्रैकेट मैक्यूला लघु कोश और यूट्रिकल का संवेदी हिस्सा है। प्रत्येक अर्धचंद्राकार नलिका एक दूसरे से समकोण पर भिन्न तल पर स्थित होती है। झिल्लीनुमा नलिकाएं अस्थिर नलिकाओं के परिलसिका द्रव में डूबी रहती है। नलिका का फूला हुआ आधार भाग एम्पुला, जिसमें एक उभार निकलता है, जिसे क्रिस्टा एम्पुलैरिस कहते हैं। प्रत्येक क्रिस्टा में रोम कोशिकाएं होती है। लघुकोश और यूट्रिकल में उभारनुमा संरचना मैक्यूला होता है। क्रिस्टा एवं मैक्यूला वेस्टिब्यूलर तंत्र के विशिष्ट ग्राही होते हैं, जो शरीर के संतुलन एवं सही स्थिति के लिए उत्तरदायी होते हैं। श्रवण क्रिया। कर्ण किस प्रकार ध्वनि तरंगों को तंत्रिकीय आवेगों में बदलता है, जो कि मस्तिष्क द्वारा उद्दीपित एवं क्रियात्मक होकर हमें ध्वनि की पहचान कराते हैं। बाह्य कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर कर्णपटल तक भेजता है। ध्वनि तरंगों के प्रतिक्रिया में कर्णपटल में कंपन होता है, और ये कंपन कर्णस्तिकाव या मैलियस इंकस स्टेपिस से होते हुए गोलाकार खिड़की तक पहुँचते हैं। गोलाकार खिड़की से कंपन कोकिलिया में भरे द्रव तक पहुँचते हैं, जहाँ वे लिम्फ में तरंगे उत्पन्न करते हैं। लिम्फ की तरंगे आधार कला में हलचल उत्तेजित करती है। आधारीय झिल्ली में गति से रोम कोशिकाएं मुड़ती है और टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालती है। फलस्वरूप संगठित अभिवाही न्यूरॉन्स में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं। ये आवेग अभिवाही तंतुओं द्वारा श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क के श्रवण वलकुट तक भेजे जाते हैं, जहां आवेगों का विश्लेषण कर ध्वनि को पहचाना जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।